Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, बहुत सारे articles है, but सारे important articles है, आज हमें सारे को अच्छे से cover करना होगा, ठीक है. Second is the first news of the day is cyclone Fengal, ठीक है. Cyclone Fengal, it is coming in your तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में जो साइक्लोन फेंगल है वो आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़. सेकंड इज फेसिंग फंड क्रंच गरिमा गृह, ठीक है. गरिमा गृह क्या है? गरिमा गृह जो है इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जहाँ पे उनको फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया जाएगा. एक काइंड ऑफ हाउसिंग जो है वो किया जा रहा है फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. पर यहाँ पर क्या है, गरिमा गृह में जो है हमें जो हमारा फंडिंग है उसमें हमें क्रंच देखने को मिल रहा है. तो एक फंड क्राइसिस काइंड ऑफ एक सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलेगा. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अपॉन. एंड थर्ड न्यूज इज ट्रम्प वार्न्स ब्रिक्स नेशन ऑफ 100% टैरिफ्स इफ दे अंडरमाइन यूएस डॉलर, ठीक है. अगर वो लोगों ने डी डॉलराइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे. डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन क्या है? डॉलराइजेशन, अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है अगर वो ये करना जाती है, अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगी तो उनको कितना 100% टैरिफ जो है वो पे करना पड़ेगा. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, सेंटर वर्किंग फॉर नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. जो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो पोस्ट मैरिज आफ्टर 2021 ये क्या देखने को मिला, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि पोस्ट मैरिज आफ्टर जब शादी हो जाती है उसके बाद जो है बहुत कम महिलाएं जो है वो जॉब पे जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ द केयर सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड करना होता है. तो उसके लिए जो सेंटर है वो कुछ इस तरीके का एक पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करने की यहाँ पर सोच लिया. तो चारों न्यूज़ को एक एक करके कवर करते हैं. पहला है कि नदन तमिलनाडु पुडुचेरी में जो है आपको फेनेगल जो है वो देखने को मिलेगा. जो आपका फेनेगल जो आपका साइक्लोन है वो आया है, ठीक है. तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट. तो यहाँ पर न्यूज़ देख लेते क्या है. 4 डेथ्स वेर रिपोर्टेड इन पुडुचेरी एज साइक्लोन फेनेगल barreled across the region on Saturday night, triggering an unprecedented 48.4 centimeter rainfall in 24-hour period, inundating several residential localities, knocking down trees and disrupting power supply in the city. तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर बारिश हुआ है. 48.4 सेंटीमीटर जो है ये रेनफॉल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया एक बार में. और इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोकेलिटीज़ में ट्रीज़ जो है वो गिर गए, पावर सप्लाई जो है वो कट गया. तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें देखने को मिला है. 7 persons were fear traps inside their houses after a landslip in तिरुवन्नमलई, ठीक है. तिरुवन्नमलई जो है जगह, वहाँ पर क्या है कि 7 लोग का जो है ये बोला गया है कि वो लोग जो है मे बी घरों के अंदर फंसे हुए. तो दिस इज़ द डिस्ट्रक्शन दैट फेनेगल हैज़ बॉट इट विथ इटसेल्फ. एंड यू नो द मोस्ट डिसरप्शन इज कॉस्ट नियर द कोस्ट के पास सबसे ज़्यादा डिसरप्शन जो है वो क्रिएट होता है. हैवॉक जो है सबसे बड़ा वो कोस्ट के पास क्रिएट होता है. एंड उसी की वजह से क्या है कि अगर आप देखेंगे ना तो भी जितने भी सारे बड़े जो incidences of your cyclonic activity is faced by the brunt is faced by the coastal areas. जैसे पुडुचेरी is on the coastal area, right? पुडुचेरी का अगर आप लोकेशन देखेंगे it is on the coast. तिरुवन्नमलई जो है this is on the coast. तो सबसे ज़्यादा हैवॉक्स जो है वो कोस्ट पे होता है, क्योंकि वो जैसे ही कोस्ट को हिट करता है उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा वो हैवॉक क्रिएट करता है. द नेम फेनेगल वॉज प्रपोज बाय सऊदी अरबिया, ठीक है. सऊदी अरेबिया ने जो है ये नाम दिया था, रूटेड इन अरेबिक वर्ड. ये क्या है? फेनेगल जो है एक अरेबिक वर्ड है. इट रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी. तो ये जो वर्ड है फेनेगल ये आपके सऊदी अरेबिया ने नाम जो है ये दिया है, ठीक है. अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ एयर दैट रोटेट्स around this low pressure area. It is usually accompanied with violent storms and bad weather. तो एक साइक्लोन क्या है कि जब वो एक बहुत लो प्रेशर एरिया के आसपास जब एक रोटेशन या स्टॉर्म आप कह सकते हैं वो जब बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट साइक्लोन, ठीक है. एक साइक्लोन कहते हैं लो प्रेशर एरिया में वो बनता है. अ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग ऑफ विंड. विंड जो है इनवर्ड या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप समझ सकते हैं वो इस तरीके का करता है. और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इन दी नदर्न हेमिस्फेयर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इन दी सदर्न हेमिस्फेयर. हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब वो क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज वो इन की तरफ घूमता है, ठीक है. इनवर्ड उसका मूवमेंट होता है, इनसाइड आ रहा है, ठीक है. तो जब वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब वो साइक्लोन बनता है और वो इनवर्ड्स की तरफ आता है दैट, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है. और अगर वो ही आउटवर्ड मूविंग हो
ठीक है। अगर वो आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन्स उसको हम कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन्स। अगर वो इनवर्ड आए दैट इज ट्रॉपिकल दोज आर साइक्लोन्स, एंड जो आउटवर्ड मूविंग हो उसको हम कहते हैं एंटी साइक्लोन्स भी हम उसको कहते हैं। Historical data underscore Bay of Bengal's predisposition to cyclones, with approximately 58% of them making landfall on India's eastern coast compared to just 25% in the Arabian Sea। हमारा जो सबसे ज़्यादा अगर कोई predisposed एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन आता है और हर साल आता है, इवन ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर अगर वो आता है, दैट इज़ द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली बे ऑफ बंगाल। वाई, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार रीज़न बताया है, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले तो है कि यहाँ पर सबसे पहला रीज़न क्या है बे ऑफ बंगाल में आने का, बिकॉज यहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत आता है, ठीक है, इन्फ्लक्स जो है वो फ्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है, फ्रेश वाटर जो है बहुत फ्रेश वाटर मिलता है, तो सॉल्टी वाटर कम हो जाता है, फ्रेश वाटर इवापोरेशन में ज़्यादा आसानी रहता है उसको। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर क्या है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बहुत ज़्यादा करीब है, इसकी वजह से क्योंकि पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स फॉर्मेशन होता है, तो वो धक्का जो है हवा ट्रेड विंड्स उसको ईस्टर्न कोस्ट की ओर लेकर आ जाता है। ये कुछ 2-4 रीजन्स है जिसकी वजह से, और भी यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर भी यहाँ पर ऑप्टिमल टेम्परेचर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, टेम्परेचर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमल रहता है कि एक साइक्लोन बन जाए आसानी से। तो कुछ रीजन्स है जिसके वजह से आपको बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है तबाही दिखेगा, और सबसे ज़्यादा साइक्लोन भी बे ऑफ बंगाल में ही बनता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 58% का जितना वो आपका साइक्लोन्स है वो क्या है, ये आपके बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आता है, और 25% जो है बाकी रिमेनिंग इट कम्स ऑन द अरेबियन सी, ठीक है। बट अभी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि अरेबियन सी में भी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो रहा है ऑफ दी साइक्लोन, वो भी उसका भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हुए जा रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड यू हैव टू नो व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बहुत बार आपको देने को मिलेगा कि वाई, आपको एक क्वेश्चन अगर याद हो कि ऐसे पूछते हैं कि क्यों एक जगह ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड है। फिर रिमेंबर एक मेंस का क्वेश्चन आया था कि वाई नीलगिरीज में जो है वो क्यों स्टेबल है, और नीलगिरीज में उतना लैंडस्लाइड्स क्यों नहीं होता है एज कम्पेयर टू द हिमालयज में इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड क्यों होता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको ऑब्वियसली पूछ सकता है कि व्हाई डू वी एक्सपीरियंस मोर साइक्लोन्स इन दी बे ऑफ बंगाल एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो ये आपको इस टाइप का आंसर आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। व्हेन यू नो गिव योर एग्जामिनेशन यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। द अरेबियन सी गेट्स फ्यूअर साइक्लोन्स ड्यू टू इट्स नैरोअर एंड डीपर नेचर, बहुत ज़्यादा गहरा है ये हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, थोड़ा शैलो है, कूलर वाटर है, ठीक है, एंड हायर सैलिनिटी। मैंने बताया था ना, क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर मिल जाता है तो सैलिन वाटर कम हो जाता है। अब यहाँ पर अरेबियन सी में सैलाइन वाटर ज़्यादा है तो यहाँ पर इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिवर ब्रह्मपुत्र आके मिल रही है, गंगा मैया आके मिल रही है, कावेरी आ रही है, गोदावरी आ रही है, कृष्णा है, तो ये सारी रिवर क्या है, फ्रेश वाटर लेकर आती है, बे ऑफ बंगाल में मिला देते हो, तो सैलिनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड इट्स पार्शली लैंडलॉक ज्योग्राफी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूस साइक्लोनिक एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इज ओपन टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन, और बे ऑफ हमारा अरेबियन सी क्या है, थोड़ा लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ पे उतना बनता नहीं है साइक्लोन एज कम्पेयर टू हमारा बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वहाँ से पैसिफिक ओशन से ही जो है मलेशिया वाले एरिया से एंड आपके इंडोनेशिया वाले एरिया से जो है बहुत सारे, फिलीपींस सी से जो है बहुत सारा साइक्लोन इंडिया की तरफ थ्रू ट्रेड विंड्स आ रहा होता है, क्योंकि इट इज़ ओपन, इट इज़ नॉट जियोलॉजिकली क्लोज्ड, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये टॉपिक ऑफ साइक्लोन समझ में आ गया होगा। बहुत हाई चांसेस है आपको एग्जाम में पूछे जाने का, डू प्रिपेयर इट, थोड़ा पहले से आप प्रिपेयर इसको कर लीजिए, ठीक है, बिफोर हैंड आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है फेसिंग फंड क्रंच, गरिमा ग्रह आर स्ट्रगलिंग टू कीप डोर्स ओपन फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, ठीक है। तो गरिमा ग्रह क्या है, ये एक मतलब काइंड ऑफ घर है, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ में क्या है कि फेसिंग फंड क्रंच, गरिमा ग्रह आर स्ट्रगलिंग टू कीप डोर्स ओपन टू ट्रांसजेंडर पीपल। तो यहाँ पर इफ़ यू सी बिकॉज दे आर दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये टॉपिक आपके GS 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गरिमा गृह जो है ये काइंड ऑफ एक होम है,
to the transgender people, क्योंकि they are the vulnerable section of the society. Now it becomes the work of the government to provide them with safety, provide them with dignity. तो इसीलिए उनके लिए बनाया गया है 2021 में Ministry of Social Justice and Empowerment, because they would come under the Social Justice and Empowerment, said that in a press release that it had initiated 12 shelter homes or Garima Grah for transgender people and provided financial assistance to the community based organization for setting them up. तो यहाँ पर क्या है, 12 जो शेल्टर होम्स है, दीज आर शेल्टर होम्स, जो 12 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 12 शेल्टर होम्स बनाया गया, उसका हम क्या कहते हैं, गरिमा गृह, ठीक है, गरिमा गृह जो है वो बनाया गया है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है कि इनको जो कम्युनिटी बेस्ड जो वो बहुत, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कम्युनिटी होती है एंड दे टेंड टू मेक होम्स फॉर देम पीपल, ठीक है, जो भी कोई न्यू आता है मेंबर इन द कम्युनिटी, दे टेंड टू कीप, मतलब उनको अपना जैसा फील करवाने के लिए दे मेक दिस काइंड ऑफ होम एंड शेल्टर असिस्टेंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि क्या हमें आगे करना चाहिए। तो इस टाइप के जो कम्युनिटी बेस्ड जो वर्कर्स हैं उन लोगों को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाया जाता है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। द सेंटर हैज़ द स्माइल स्कीम। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्माइल स्कीम जो है ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, स्पेशली ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। और इसमें क्या है, ये इसी स्कीम के अंतर्गत, स्माइल स्कीम के अंतर्गत एक सब स्कीम है जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपको घर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्माइल स्कीम के सब स्कीम में आता है, ये गरिमा गृह जो का जो कॉन्सेप्ट है ये स्माइल स्कीम के सब स्कीम में आता है, ठीक है। एंड ये क्या है, वेलफेयर ऑब्वियसली ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल के लिए ये काम करता है। ये जो स्कीम है पूरा इसी के आसपास रोटेट करता है, ठीक है, शेल्टर हम प्रोवाइड करने के लिए। The idea was to run the pilot and progress to setting up at least one in each state. हर स्टेट में पहले ऐसे सोचे थे कि हर स्टेट में एक गरिमा गृह जो है वो बनाया जाएगा जिसमें हम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनको रखा जाए। अकॉर्डिंग टू स्माइल गाइडलाइंस ईच गरिमा गृह इज टू हाउस 25 transgender people and have 12 staffers including counselor, cook, manager and director. तो यहाँ पर क्या है, एक गरिमा गृह में 25 ट्रांसजेंडर पीपल को जो है हम अकोमोडेट कर सकते थे और उसमें स्टाफ्स भी रहेंगे। स्टाफ जैसे आपके काउंसलर होंगे, आपके कुक होंगे, आपके मैनेजर होंगे, आपके डायरेक्टर होंगे। तो however the existing homes are facing threat of shutting down as funds from the government have stopped. तो यहाँ पर वही दिक्कत है कि जो फंड्स जो देने वाले थे वही जो है अभी स्टॉप कर दिए हैं एंड उसकी वजह से जो है ये बंद होने के कगार पे, जो गरिमा गृह जो है बनाया जिसके लिए गया था वो बंद होने की कगार पे पहुँच गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसजेंडर पीपल एक्ट ऑफ 2019 में, क्योंकि उनको राइट्स मिले थे, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर अगर आपको पता हो, 2019 में जो है नवतेज सिंह जौहर का जो केस था उसके बाद से डिक्रिमिनलाइज जब से किया गया 377, उसके बाद से इनको राइट्स प्रोवाइड किए गए, इनको एक्नॉलेज किया गया एज द थर्ड सेक्शन ऑफ द थर्ड जेंडर ऑफ द कम्युनिटी। तो उनको जैसे ये 2019 का एक्ट पास हुआ था और वो ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, दोज पीपल और पर्सन whose gender does not match with the gender assigned at the person at birth. अगर person at birth में वो मेल या फीमेल है, उनका वो जेंडर जो है वो डिसाइड नहीं किया, वो दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर बायोलॉजिकल बॉडी, तो उनको वो थर्ड जेंडर कैटेगरी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। India's 2011 census was the first census in the history to incorporate number of trans population in the country. 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ था ना उसमें पहली बार काउंटिंग हुआ था ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल ऑल्सो, ठीक है। तो पहली बार 2011 में इंडिया ने काउंटिंग किया था ट्रांस पॉपुलेशन को, और क्या पता क्या था, 4.8 मिलियन पीपल जो है 4.8 मिलियन पीपल अपने आप को ट्रांसजेंडर से एसोसिएट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर हम उनको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट। इसीलिए गरिमा गृह लाया था, लेकिन ये स्कीम भी कहीं ना कहीं ढलते हुए दिख रहा है because of the fund crunch. The fund that was to be provided by the government is not given to the people. तो उसकी वजह से ये जो गरिमा गृह का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, because without fund how are they going to operate, how are they going to stay in that place and how are they going to make
फंड्स नहीं होंगे तो वो प्रोवाइड कैसे करेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू बाय फूड और दे आर गोइंग टू गिव दिस सैलरी, और बहुत सारे बेसिक एम्यूनिटीज़ होते हैं, तो अगर वो नहीं मिलेगा दैट मीन्स जो गरिमा गृह है उनको बंद करना पड़ेगा, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर। अकॉर्डिंग टू स्माइल गाइडलाइंस, यहाँ पर आपको अगर गाइडलाइंस हमने बताया था ना कि 12 स्टाफ्स होंगे, काउंसिलर, कुक, मैनेजर, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी फंड्स है वो आना यहाँ पर बंद हो गया है, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे सिचुएशन क्रिएशन जो है वो हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारा पॉपुलेशन है एंड गरिमा गृह जो है ये भी बंद होने के कगार पे आ गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ अ गरिमा गृह, या फिर गरिमा गृह क्या है, किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड आपको वल्नरेबल सेक्शन में जो है यहाँ पर क्वेश्चंस जो है बहुत बार पूछा जाता है, बिकॉज नॉट इन द मेंस बट ऑल्सो इन प्रीलिम्स यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ले रही है, बी इट विमेन लाइक जननी सुरक्षा योजना हो, बी इट फॉर ट्रांसजेंडर लाइक स्माइल स्कीम हो, ठीक है, तो अगर कोई सफाई वर्कर्स के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए हो, तो फिर उनको क्या, उनके लिए जो नमस्ते स्कीम है, तो ये सारी स्कीम्स आपको पढ़ के जाने, बिकॉज दीज स्कीम्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जाते हैं। स्पेशली विमेन के स्कीम्स आपको अच्छे से करके जाना है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ असम का स्कीम ही क्यों ना हो, महिला उद्यमिता योजना हो, ड्रोन दीदी हो, लखपति बायदो हो, आपको अच्छे से करके जाना होगा, देयर इज़ नो अदर वे। एंड दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्कीम है, लेट्स से फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वो स्कीम्स को आपको अच्छे से करके हुए जाना है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम सोशल जस्टिस पोर्शन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एंड सोशल जस्टिस इन GS2, तो वो तो है ही, वो तो आपको कवर करना ही है। तो प्रीलिम्स में भी बहुत बार सोशल जस्टिस के बहुत सारे स्कीम से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑल द स्कीम्स दैट आर recently in news also and related to vulnerable section of the society. That ways you will be comprehensively covered कि किसका कितना है, एज ग्रुप क्या है, एंड फॉर दैट मैटर अगर विमेन का अगर हम देखें, यू विल सी स्कीम्स लाइक योर सरोगेसी स्कीम, ठीक है, जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्कीम है, तो ये सब स्कीम्स आप लोग को पढ़ के जाना होगा, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ये स्माइल स्कीम को कवर करिएगा, एंड जो गरिमा गृह का कॉन्सेप्ट है ये इसको भी आपको कवर करना होगा, ठीक है। एंड दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, जो आपके नॉर्मल आंसर्स है उससे एक्स्ट्रा 2-3 मार्क्स आपको ये प्रोवाइड कराएगा अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ट्रम्प वांट्स ब्रिक्स nations of 100% tariffs in if they undermine US dollars. तो Trump, because he is a very big capitalist, हमने बहुत डिस्कस किया about him that he is a very big capitalist and he doesn't want the value of US dollars to undermine, या फिर उसका वैल्यू खत्म हो, he doesn't want। तो इसीलिए क्योंकि ब्रिक्स एज अ नेशन, अगर आप देखेंगे ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस भी जो, तो उसमें क्या है, कंट्रीज आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर, दे आर वांटिंग टू डू डील डॉलराइजेशन, लाइक वी हैव one agreement with Russia wherein we are going to do rupee ruble transaction, कि हम रुपी से एंड वो हमको रुपी देंगे, हम उनको रबल देंगे, तो रुपी रबल का जो कन्वर्जन है तो वो क्या करता है, डी डॉलराइजेशन की तरफ लीड करता है। एंड ट्रम्प ने सीधा वार्निंग दिया है टू द ब्रिक्स कंट्रीज, इफ दे अंडरमाइन डॉलर दे विल टैक्स देम अप टू 100%। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट कहना है कि अगर 100% टैरिफ है, अगर एक चीज़ है 2 है तो अगर 100 रुपये का, तो उस पर 100% टैरिफ आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो 100% टैरिफ वो उसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोवाइड देना भी, एंड टैरिफ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल ऑब्वियसली हर्ट दी इकोनॉमी ऑल्सो। तो यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने जो है कि कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज दे शुड दे शुड बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि वो टैक्स लगा भी देंगे एंड ही वोंट थिंक अबाउट इट ऑल्सो, ही वोंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस। तो न्यूज़ एक बार हम लोग देख लेते हैं। President elect Donald Trump on Saturday threatened 100% tariffs against the bloc of 9 nations if they undermine the US dollar। तो यहाँ पे क्या है कि जो 9 देश है, पहले तो 5 वो है जो हमारे ब्रिक्स के जो नेशन है, बाकी जो 4 कंट्रीज़ है वो उनको भी इन्होंने वार्निंग दिया है। कौन से कंट्रीज़ है ब्रिक्स का अलायंस, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, साथ में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बिकॉज सऊदी अरेबिया उनके तो अलाई है तो दे वोंट इंक्लूड देम, पर यहाँ क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी यहाँ पे धमकी जो है वो दी गई है कि 100% टैरिफ इंक्रीज वो करेंगे।
द डॉलर रिप्रेजेंट्स नियरली इफ 58% ऑफ वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज, दुनिया भर में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है, आई थिंक वन स्टेबल करेंसी जो हर जगह यूज़ किया जाता है दैट इज़ US डॉलर्स। आप चाहे सिंगापुर चल जाए, मलेशिया चल जाए, या टर्की चले जाए, या आप यूरोप में कहीं चल जाए, या इंडिया आ जाए, US डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इतना स्टेबल करेंसी है, इतना पावरफुल करेंसी है, इवन नॉट द मोस्ट पावरफुल या वैल्यूड करेंसी तो नहीं, लेकिन द मोस्ट स्टेबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज़ US डॉलर्स। तो US डॉलर्स को आप देखेंगे कि US डॉलर्स जो है ये सबसे ज़्यादा आपके यूज़ किया जाता है, और दुनिया के जितने फॉरेन एक्सचेंज है ना वो भी आपको डॉलर्स में देखने को मिलेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व में भी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा अगर क्वांटिटी कोई है दैट इज़ US डॉलर्स अकॉर्डिंग टू IMF में भी, और बाकी जहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, IMF देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लीजिए, हर जगह डॉलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेजर कमोडिटीज़ लाइक ऑयल आर स्टिल प्राइमरीली बॉट एंड सॉल्ट यूजिंग डॉलर्स। तो जो प्राइमरी कम्युनिटीज़ है लाइक फ्यूल हो गया, फूड हो गया, एक्सचेंज हो गया, वो सब क्या से करते हैं, हम डॉलर से ही करते हैं। The dollar's dominance is threatened with BRICS growing share of GDP and the alliance's intent to trade in non-dollar currency, a process known as de-dollarization। अगर हम दो देश अगर वो लोग डॉलर में ना ट्रेड करके, इफ़ दे डू ट्रेड इन देयर ओन करेंसी, ठीक है, लाइक अगर हम चाइना के साथ हम येन में अगर करते हैं, या फिर हम रशिया के साथ रूबल में करते हैं, और नॉट येन, युआन, सॉरी, ठीक है, चाइना के साथ अगर हम युआन में करते हैं एंड रशिया के साथ अगर हम रूबल में करते हैं, तो इससे क्या होगा डॉलर का, क्योंकि now they are not buying and selling in dollar, now they are buying and selling in their own currency। now रुपये में अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, डॉलर का वैल्यू धीरे धीरे कम होते रहेगा ना, बिकॉज क्योंकि ये जो ब्रिक्स नेशन है इनका GDP भी बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से देयर इज़ अ थ्रेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ US। तो इसीलिए उन्होंने क्या डायरेक्टली कहा कि ही विल टैरिफ अस अप टू 100%। ठीक है, Mr. Trump in a Truth Social post said we require a commitment from these countries that they will neither create new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollars, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy। तो उन्होंने जो है मतलब सीधे सीधे ये कहा है कि उनको जो है जो भी कंट्रीज है, तो मतलब ही सो विटी एंड ऑल्सो मतलब बहुत ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर उनको ये प्रॉमिस करना होगा एंड दे शुड गिव अस अश्योरेंस दैट दे वुड नॉट मेक एनी अदर करेंसी, मतलब कोई भी करेंसी वो लोग बना सकते हैं, ब्रिक्स का खुद का करेंसी भी हो सकता है, या फिर वो दूसरे कोई करेंसी को पेग नहीं कर सकते विथ ब्रिक्स, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे US डॉलर्स के साथ या फिर जापानीज येन के साथ बहुत लोग क्या करते हैं, अपना करेंसी को पेग करते हैं। पेगिंग पहले इंडिया में भी करते थे, हम पहले पाउंड्स के साथ हमारा पेग था इकोनॉमी, कि पाउंड अगर इंक्रीज होगा तो हमारा रुपी भी इंक्रीज होगा, पाउंड अगर डिक्रीज होगा तो रुपी भी डिक्रीज होगा। तो वो पेगिंग जो है हम दूसरे किसी करेंसी के साथ नहीं करें, हम लोग US डॉलर्स के साथ ही करेंसी करें, करेंसी को पेग करें, वरना क्या होगा कि एक तो 100% टैरिफ लगाएंगे और जो US में कोई भी सामान जो है वो नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा लॉस होगा, ऑब्वियसली सारी कंट्रीज़ के लिए ये सबसे बड़ा लॉस होगा। At a BRICS summit in October, Russian President Vladimir Putin accused of US of weaponizing the dollar and described it as a big mistake। ठीक है, weaponizing जो है डॉलर्स का यूज़ करके, because they are threatening us, तो ये kind of weaponizing of dollars ही है। It is not us who refuse to use the dollar, he said, but if they don't let us work, what can we do? We are forced to search for alternatives। ठीक है, तो obviously Russia will be थोड़ा सा तो उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि वो दे आर बीइंग टैक्सड हेविली, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, तो दे आर सर्चिंग देयर वे। तो रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि बिकॉज दे आर ऑल्सो सर्चिंग देयर न्यू ऑल्टरनेटिव्स, बिकॉज रशिया जो हमारा डॉलर्स का जो दबदबा है या फिर आप डॉलर्स का जो डोमिनेंस इन द मार्केट यू कैन सी इट इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूज़ कि मतलब डॉलर्स के ऊपर जो है क्योंकि वी हैव टू ही सेड दैट वी हैव टू गिव देम एश्योरेंस कि हम जो है कोई और करेंसी यूज़ नहीं करेंगे। Russia has specifically pushed for creation of a new payment system that would offer alternative to the global messaging system SWIFT। ठीक है, SWIFT and allow Moscow to dodge Western sanction। ठीक है, Moscow to dodge Western sanction। ये क्या होगा कि जो
स्विफ्ट जो सिस्टम है ना, स्विफ्ट सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ मैसेजिंग सिस्टम, कि मतलब अगर हमें इंडिया से अगर हमने यूएस को पैसा भेजना है तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम इट वर्क्स एज अ मीडिएटर, कि अगर आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे एंड इफ द अदर पर्सन गेट्स इट यू विल गेट अ मैसेज काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो ये स्विफ्ट का जो करेंसी है, ये जो स्विफ्ट का मैकेनिज्म है, इट इज़ वेरी एडवांस्ड ऑल्सो। लेकिन ये जो स्विफ्ट मैकेनिज्म्स है, यहाँ से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था जब उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो उसकी वजह से क्या है कि बिकॉज नाउ दे आर नॉट इन द स्विफ्ट मैकेनिज्म, तो उनको पता नहीं चल रहा, इसीलिए ही व्लादिमीर पुतिन वांट्स डी डॉलराइजेशन एंड, मतलब कि हम डॉलर से अलग हो, क्योंकि जब डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें स्विफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वी वांट टू डेवलप ए न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो इस तरीके से डी डॉलराइजेशन को पुश कर रहे हैं। स्पेशली डी डॉलराइजेशन कब से शुरू हुआ, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, सबसे ज़्यादा न्यूज़ उसी समय बना था। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा एक काफ़ी बड़ा पुश मिला है कि हम दूसरे करेंसी में क्यों ना खरीदारी या लेन देन करें। तो इसी के वजह से यूएस इज़ ऑल्सो थ्रेटेंड, तो उन्होंने हम मतलब इस टाइप का जो है एक काइंड ऑफ एक जो मैसेज जो है वो दिया है कि वी शुड नॉट गो फॉर डी डॉलराइजेशन, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द लास्ट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज सेंटर वर्किंग ऑन नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल का क्या है कि जो मतलब मैंने आपको जैसे बताया, व्हेन दे गेट मैरिड नाउ उनका क्या होता है बहुत सारी जगहों में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द रूरल इकोनॉमी बट फॉर द अर्बन इकोनॉमी ऑल्सो, कि यहाँ पर क्या है कि विमेन व्हेन दे गेट मैरिड बिकॉज दे आर गिवन विद सो मच केयर वर्क टू डू, लाइक इफ दे बिकम डॉटर इन लॉ, नाउ she have to serve to the family and family के साथ साथ she had to work. So many times what happens is, and especially it becomes very problematic after she has a child, now what happens is she has to leave the work because she has to give caregiving. Her job is to give care, right? Because not in a rudimental way, but also you can see mothers are generally more emotional and tied to the family, right? तो इसकी वजह से क्या है, क्योंकि केयर गिविंग उनका नेचर में ही है एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पोज्ड ऑन हर ऑल्सो, सो उसके वजह से क्या है, नाउ शी हैज़ टू वर्क, शी हैज़ टू लीव हर वर्क, और उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है इट इज़ वेरी पुअर, ठीक है, इन कंपेरिजन टू मेनी कंट्रीज इट इज़ वेरी वेरी पुअर। तो उस जो वो पुअरनेस है उसको अगर हमें इम्प्रोवाइज़ करना है कि किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करें, नाउ सेंटर वांट्स टू ब्रिंग अ पॉलिसी. Center will bring a policy, national policy to document on female labor force participation with focus on providing an enabling atmosphere like viable care economy structure. जहाँ पर ऐसे schemes जो है government लाए जहाँ पर हम जो care giving है वो कहीं ना कहीं 50-50 divide हो, तभी women जो है वो she can go out and work, ठीक है. An interministerial team of women of Ministry of स्किल डेवलपमेंट, लेबर, रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये चारों जो मिनिस्ट्री है वो मिलके एक कोई बड़ा स्कीम जो है वो लेकर आने की यहाँ पे बात की कर रहे हैं, ठीक है. केयर इकोनॉमी इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ केयर बोथ पेड एंड अनपेड. पेड जैसे केयर गिविंग में होता है, जैसे जेरियाट्रिक केयर हो गया, नर्सिंग हो गया, या फिर जो डोमेस्टिक हेल्प है वो क्या है, पेड केयर होता है. अनपेड केयर लाइक द मदर्स दैट दे डू, ठीक है, घर की जो माँ जो है वो अनपेड केयर वर्क है, ठीक है, मम्मी लोग जो काम करते हैं. इट इंक्लूड्स डायरेक्ट केयर सच एज फीडिंग अ बेबी एज वेल एज इनडायरेक्ट केयर सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है. जैसे जेरियाट्रिक केयर की हम बात कर रहे हैं तो कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, जो डोमेस्टिक सर्विसेज है वो क्या है, पेड है, और अनपेड वर्क है लाइक फीडिंग अ बेबी हो गया या घर का काम करना. तो ये सब जो है एक इसी को केयर इकोनॉमी में बोला जाता है, जिसमें बोथ पेड वर्क भी होता है, अनपेड वर्क भी, दोनों जो है इट कम्स अंडर दी केयर इकोनॉमी, ठीक है. The move comes amid the recent World Bank report which said that women faced a sharp drop in labor force participation post marriage in India. तो जब शादी हो जाता है उसके बाद जो है शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है, बिकॉज वुमेन जो है वो वर्क करती है अपने एक एज तक, उसके बाद जब शादी होता है तो फिर वो उनका काम करना बंद हो जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा, ये आपको दूसरी इकोनॉमीज़ में नहीं देखने को मिलेगा. इफ़ यू गो टू यूरोपियन इकोनॉमी और यू सी द वेस्टर्न इकोनॉमी एंड ईस्ट एशियन इकोनॉमी ऑल्सो फॉर दैट मैटर, द शार्प डिक्लाइन उतना शार्प डिक्लाइन नहीं है जितना इंडिया में आपको देखने को मिलेगा. According to the report, it is estimated that India's post-marriage female employment rate dropped by 12 percentage points, about 1/3 of the female premarital employment rate, even in the absence of children. तो यहाँ क्या है कि मतलब 12 पॉइंट का जो परसेंटेज का पॉइंट्स ड्रॉप हो जाता है, और स्पेशली पता है हम सोचते हैं ना कि बच्चे होने के बाद जो है मदर्स जो है वो जॉब छोड़ देती है, लेकिन यहाँ क्या है, प्री मैरिटल एम्प्लॉयमेंट से अगर हम कंपेयर करें
एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रेन में भी वीमेन जो है वो गिव अप कर देती है बिकॉज शी माइट बी बर्डनड विथ सो मच वर्क, ठीक है। तो एब्सेंस बच्चे ना होने से पहले ही जैसे शादी हो गया दे गिव अप ऑन देयर जॉब, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. One of the initiatives being explored is a core skilling package for caregivers for children, the source said. The policy paper also look at providing child care facilities for women in rural informal sectors such as workers under the National Rural Employment Guarantee Scheme. तो यहाँ पर क्या है कि एक तो काम क्या हो सकता है कि हम क्या हो सकता है स्किलिंग प्रोवाइड करें, लाइक वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग कैसे करें, और दूसरा हो सकता है कि अगर उनको वहाँ पे जाके भी काम करना हो तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है. तो उसमें जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है अंडर मिशन शक्ति, अगर आपको पता हो मिशन शक्ति के अंदर जो है यहाँ पर पालना स्कीम जो है लाया गया था, ठीक है. पालना स्कीम जो है वो लाया गया था कि पालना स्कीम में क्या होगा कि जो है क्रेच का फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. तो दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, एक तो हम उनको स्किल प्रोवाइड करें, दूसरा अगर वो स्किल्ड है और उनको लेकिन वहाँ जाके काम करना होगा देन वी कैन प्रोवाइड देम विद क्रेच फैसिलिटी, ठीक है. तो पालना स्कीम जो है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है. वो पालना स्कीम जो है ये और द नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच विच प्रोवाइड्स डे केयर फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, जिनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं उनके लिए, बच्चों के लोगों के लिए ये पालना फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है. A total of 1000 Anganwadi creches have been made operational since up now as a part of this scheme, the sources said. Almost 1000 आंगनवाड़ी creches को जो है मतलब ऑन वर्क लगा दिया, बट देयर कम्स द इशू कि मतलब किस टाइप का रिसोर्सेज हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इज द क्रेच क्लोज टू द मदर्स ऑफिस या फादर के ऑफिस से क्लोज है कि नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स दूर हो क्रेच एंड किलोमीटर्स दूर हो उनका ऑफिस. तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि कितना कम्यूटेशन का क्या इशू है, खाना कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्कर्स, क्या सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि माइंड में रखना होता है, ठीक है. तो ये पालना स्कीम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा. अगेन वल्नरेबल सेक्शन मैंने जैसे बताया आपको वो मिलाना होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलिए, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.